हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज सर की क्लास। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को कैसे बनाया जाता है, क्या इसकी पहचान होती है और अनुवाद बनाने के क्या इसके नियम रहते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीख लेते हैं। तो जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है इसे हिंदी में अपूर्ण भविष्य काल कहा जाता है। तो जो अपूर्ण भविष्य काल होता है इसकी क्या पहचान रहती है, तो ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे इत्यादि शब्द दे रहते हैं। या तो वाक्य अंत में रहा होगा आएगा, रही होगी आएगा या रहे होंगे इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में दे रहते हैं। तो इसको 4 स्टेप में बनाया जाता है। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप। तो चलिए एक सारी चीजें सीखते हैं। तो जो अफर्मेटिव अर्थात सिंपल जो सेंटेंस होता है उसमें क्या सूत्र रखता है, कैसे इसको बनाते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें आई और वी के साथ इसमें एक वचन और बहुवचन नहीं होता है। मतलब फ्यूचर टेंस में एक वचन और बहुवचन से हमें कोई ताल्लुकात नहीं रखना है। आई और वी के साथ में सेल लगाया जाता है, कॉन्टिन्यूअस में सेल भी लगाया जाता है। तो आई और वी के साथ में सेल भी और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल भी का प्रयोग किया जाता है। मतलब आई यदि वी आ रहा है तो इसके साथ में हम सेल भी लगाएंगे। यदि कोई अन्य कर्ता आ रहा है तो उसके साथ में हम विल भी का यूज किया करते हैं। और जो है इसमें क्रिया की पहली अवस्था में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ दिया जाता है। मतलब आई और वी के साथ में सेल भी लगाया जाता है और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल भी लगाया जाता है। और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, मतलब आईएनजी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका सूत्र समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है। इसके बाद में यदि कर्ता आई और वी में से कोई एक है तो सेल भी लगाएंगे। यदि आई और वी नहीं है, कोई और कर्ता रहा है तो विल भी लगाएंगे। क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा, मतलब कर्म को लिखा जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, तो यहाँ पर मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, मैं आई और वी आ रहा है तो आई के साथ में आई और वी दोनों में से कोई एक आ जाए तो उसके साथ में सेल लगाया जाता है। तो मैं क्या लगाते हैं आई, और आई चूंकि आई और वी दोनों के साथ में सेल लगाया जाता है इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया है, सेल। तो हो गया आई सेल, दोनों के साथ में बी लगाया जाता है तो हो जाएगा आई सेल बी। पढ़ रहा तो इसकी अंग्रेजी होता है रीडिंग, क्या पढ़ रहा पुस्तक, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बुक। तो इस प्रकार से हो जाएगा आई सेल बी रीडिंग द बुक। इसका दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे वह घर जा रहा होगा, तो वह घर जा रहा होगा इसमें आई भी नहीं है इसलिए कर्ता के साथ में विल भी लगाया जाएगा। तो वह क्या लगाते हैं ही, और ही के साथ में हेल्पिंग और गाग की अंग्रेजी लगाते हैं विल भी। जा रहा की अंग्रेजी होता है गोइंग और घर के लगाते हैं होम। यहाँ पर टू घर के साथ में नहीं लगाएगा इसलिए यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये रहा अफर्मेटिव अर्थात सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है। कर्ता के बाद में यदि कर्ता आई और वी है तो इसके साथ में सेल भी लगा देंगे, और आई भी नहीं है तो इसके साथ में विल भी लगा दिया जाता है। और क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका सीख लेते हैं कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसको कैसे बनाते हैं। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके बीच में नहीं दिया रहता है। तो जिन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय आई और वी के साथ में सेल नॉट बी और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। जो नहीं है जिसमें आ रहा है तो उसके लिए सेल नॉट लगाया जाएगा या विल नॉट लगाया जाएगा। इसके बाद में बी जुड़ता है, मतलब सेल नॉट बी और विल नॉट बी, इसके बाद में बी का प्रयोग करते हैं। मतलब सेल और विल तो कंपलसरी है, नॉट यदि नॉट है तो लगाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आएगा ही, उसके बाद में बी का प्रयोग किया जाता है। मतलब सेल बी नॉट नहीं होता है, सेल नॉट या विल नॉट उसके बाद में बी लगाया जाता है। चलिए इसका सूत्र समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट यदि आई है, आई वी में से किसी एक चीज तो वहां पर सेल लगाया जाएगा। आई भी नहीं है तो विल लगाया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसों में नॉट भी कंपलसरी है, दोनों के साथ में नॉट भी लगाया जाएगा। क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ा जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा, मतलब कर्म को लिखा जाएगा। यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय आई और वी के साथ में लगाया जाता है सेल नॉट बी और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में लगाया जाता है विल नॉट बी। चलिए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हम विद्यालय नहीं जा रहे होंगे,
हम विद्यालय नहीं जा रहे होंगे, कैसे इसको बनाते हैं, हम क्या लगाते हैं वी। अब चूंकि आई वी के साथ में सेल लगाया जाता है इसलिए हो जाएगा सेल, नॉट भी कंपल्सरी, नहीं के लिए नॉट लगाते हैं, बीस के बाद में लगाया जाता है। जा रहे की अंग्रेजी होता है गोइंग, कहाँ को जा रहे हैं, विद्यालय, इसलिए विद्यालय क्या लगाया गया है, स्कूल, तो हो जाएगा वी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे पिताजी सामान नहीं खरीद रहे होंगे, तो पिताजी सामान नहीं खरीद रहे होंगे, इसमें पिताजी के लगाते हैं द फादर। अब चूंकि आई और वी नहीं है, आई वी के साथ में सेल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल लगाया जाता है, इसलिए पिताजी के साथ में हो जाएगा विल, नॉट भी कंपल्सरी है। खरीद रहे की अंग्रेजी होता है बाइंग। अब क्या खरीद रहे हैं, तो सामान, तो सामान के लगाते हैं गुड्स, थिंग्स भी होता है, थिंग्स छोटी चीज के सामान के लिए गुड्स लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो नहीं के लिए नॉट भी का प्रयोग किया जाता है, नॉट का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका सीख लेते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट कैसे बनाते हैं। तो जो इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप होता है, इसमें शुरुआत में क्या आ जाता है, तो यदि स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि इसकी जगह पर सेल या विल का प्रयोग किया जाता है। मतलब आई वी है तो सेल लगाएंगे और आई वी नहीं है तो विल का प्रयोग किया जाएगा। चलिए समझते हैं। अब यदि शुरू में क्या आ जाए, स्टार्टिंग में क्या आ जाए, तो इस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि इसकी जगह पर या तो सेल लगाया जाएगा और या तो विल लगाया जाएगा, दोनों में से एक का चुनाव किया जाएगा। आई वी के साथ में सेल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में कर्ता लिखा जाएगा और बी का प्रयोग कर्ता के बाद में किया जाएगा। चलिए सूत्र समझते हैं। सबसे पहले सेल या विल में से किसी एक का चुनाव करेंगे, उसके बाद कर्ता, कर्ता के अनुसार ही सेल वी का चुनाव करते हैं। उसके बाद में वी लगाया जाता है, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। चलिए एग्जांपल समझते हैं, जैसे क्या तुम आम खा रहे होगे, तो क्या तुम आम खा रहे होगे कैसे इसको बनाएंगे, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, इसके जगह पर कर्ता के अनुसार या तो सेल लगाएंगे या तो विल लगाया जाता है। तो यहाँ पर विल होगा क्योंकि आई भी नहीं है। इसके बाद तुम की अंग्रेजी यू लिखी जाएगी, बी कंपल्सरी, बी दोनों मतलब कर्ता के बाद में लगाया जाता है। खा रहे की अंग्रेजी होता है ईटिंग, क्या खा रहे हो, मैंगो, तो हो जाएगा मतलब आम, आम की अंग्रेजी मैंगो। तो इस प्रकार से यदि स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, उसकी जगह पर कर्ता के अनुसार या तो सेल लगाएंगे या तो विल का प्रयोग किया जाएगा। चलिए एग्जांपल दूसरा समझते हैं, जैसे क्या हम पत्र पढ़ रहे होंगे, तो क्या हम पत्र पढ़ रहे होंगे कैसे इसको बनाएंगे, क्या की अंग्रेजी ना लिख करके सेल का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर वी है, वी के साथ में सेल लगाया जाता है, उसके बाद में वी लगाएंगे। पढ़ रहे की अंग्रेजी होता है रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, पत्र, तो इसलिए पत्र की अंग्रेजी हो जाएगा आ लेटर। तो इस प्रकार से यदि स्टार्टिंग में शुरुआत में क्या आ जाए तो क्या की अंग्रेजी ना लिख करके इसकी जगह पर सेल या विल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद समझते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप। तो जो इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप होता है, इसके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं, इसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं। तो यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय आई और वी के साथ में सेल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल लगाया जाता है और सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी जाती है। मतलब यदि बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो इसकी अंग्रेजी कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी जाएगी, उसके बाद में कर्ता के अनुसार या तो सेल लगाएंगे या तो विल का प्रयोग किया जाएगा और इसके बाद में वी लगाते हैं और उसके बाद में वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूत्र समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, इसके बाद में सेल या विल में से किसी एक का चुनाव किया जाएगा, उसके बाद में कर्ता फिर बी लगाया जाएगा, वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। चलिए एग्जांपल समझते हैं, जैसे वह मंदिर क्यों जा रहे होंगे, तो वह मंदिर क्यों जा रहे होंगे, इसमें क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होता है, व्हाई, तो क्यों के लिए हमने व्हाई लिखा। इसके बाद में आई भी नहीं है इसलिए वी लगाया गया है, विल लगाया गया है, तो व्हाई विल वह के लिए लगाया गया है, इसके बाद में बी लगाया जाएगा। जा रहे की अंग्रेजी होता है गोइंग, अब कहाँ को जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, इसलिए मंदिर की अंग्रेजी होगा टेम्पल, तो हो जाएगा व्हाई विल दे बी गोइंग टू टेम्पल। दूसरा एग्जांपल, जैसे मैं भोजन कहाँ कर रहा हूँगा, तो मैं भोजन कहाँ कर रहा हूँगा, इसमें मैं आया है तो मैं के लिए सेल लगा जाएगा। अब यहाँ पर कहाँ लिखा, मैं भोजन कहाँ कर रहा हूँगा, प्लेस है, तो प्लेस को दर्शाता तो कहाँ के लिए होता है वेयर, तो सबसे पहले वेयर का प्रयोग किया जाएगा।
कर्ता के अनुसार यदि कर्ता आई भी है तो सेल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर सेल लगाया गया है। मैं की अंग्रेजी होता है आई के बाद में बी, इसके बाद में खा रहे हैं मतलब क्रिया है तो क्रिया में आईएनजी जोड़ा जाता है, तो खाना की अंग्रेजी होता है ईट और इसमें जोड़ देते हैं आईएनजी तो हो जाएगा ईटिंग। अब क्या खा रहे हैं? भोजन, तो इसलिए हो जाएगा द फूड। तो इस प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट और इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड बनाए जाएंगे। यदि ये समझ में नहीं आया है तो एक बार पुनः इसको देखिए, और यदि वीडियो आया पसंद तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।